आपका जयपुर डायलॉग्स एक महत्वपूर्ण सोपान पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 10 लाख यानी 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं और इसके लिए आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज, यानी आपको इसे शीघ्र मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाना है। कितनी जल्दी आप पहुंचा सकते हैं, इसी में आपकी जयपुर डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स की, फॉलोअर्स की, उनकी परीक्षा है। द मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे सर जी की जो समस्याएं हैं वो तो अब समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब आप ये देखिए कि सर जी जो हैं वो पहुंच गए सीधे सीधे कलकत्ता। उन्होंने सोचा था कि कलकत्ता पहुंच के वो दीदी से अप्रूवल ले लेंगे, तो दीदी के अप्रूवल के बाद जो बाकी सारे लोग हैं वो तो रास्ते पे आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक समस्या हो तो बोले। इस समय उनकी तीन समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक तो जो अध्यादेश वाली समस्या है, जो दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके और सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन कर दिया है, और सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन भी इस प्रकार से किया है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने ब्यूरोक्रेट्स के हाथों की कठपुतली बन गए। हाँ जी, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके जो सदस्य हैं उसमें उनका चीफ सेक्रेटरी है, उनका होम सेक्रेटरी है और वो स्वयं है, और निर्णय उसमें बहुमत से होना है। और निर्णय बहुमत से होने के बाद जो संस्तुति है वो भेजी जानी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसको कि सोल अथॉरिटी दे दी गई है, यानी कि एकमेव शक्ति कि ही कैन एक्ट इन हिज सोल डिस्क्रेशन। सोल डिस्क्रेशन का मतलब ये होता है कि वो कैबिनेट की एडवाइस पे नहीं करेंगे एक्ट, वो सोल डिस्क्रेशन में करेंगे। तो अर्थ इसका ये हुआ कि भाई लोगों का कार्यक्रम जो है वो पूरा का पूरा दिल्ली को अपने हिसाब से चलाने का समाप्त हो चुका है, और अब लंबी लड़ाई चलेगी। कितनी लड़ाई चलेगी वो सब वो देखने वाली बात है। वैसे तो हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं वो आजकल जरा एक्स्ट्रा लिबरल हो रहे हैं और सॉवरेनिटी की नई नई भाषाएं गढ़ रहे हैं। वे जुडिशल सॉवरेनिटी अलग बना रहे हैं और स्टेट्स के लिए शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं। मतलब एक प्रकार से जो ब्रेकिंग इंडिया का जो टेम्पलेट है वो पूरी तरह से इस समय जुडिशरी के माध्यम से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, संभावना पूरी है। और हमारे सर जी जो हैं वो तो एक बहुत बड़े इसके पुरोधा हैं ही। अब देखिए उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, अन्ना हजारे के माध्यम से हुआ था। और अन्ना हजारे जो है यहाँ आए महाराष्ट्र से और इस वायरस को छोड़ के और खुद तो चले गए अपने गांव, और अब जो है वो पूरा दिल्ली, पूरा पंजाब और पूरा समाज जो है वो इनको भुगत रहा है। दूसरी समस्या इनके सामने ये खड़ी हो गई कि भाई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, यानी CIC, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आपका दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार में लगता है। वो केंद्र सरकार के इंफॉर्मेशन कमीशन ने इनको ये आदेश दे दिया है कि आप जो हैं उन सभी मस्जिदों में जो वक्फ बोर्ड द्वारा मेंटेन नहीं की जाती हैं उनके इमामों को जो आप सैलरी देते हैं उसको आप डिस्क्लोज़ करें। अब ये गंभीर समस्या होने वाली है, क्योंकि ये जो इमामों को सैलरी दी जाती है उसका नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि वो वक्फ बोर्ड से संबंधित होते हैं
वक्फ बोर्ड जो है वो उसकी अपनी खुद की इनकम होती है, वक्फ बोर्ड को कुछ ग्रांट मिलती है सरकार से, और फिर वक्फ बोर्ड जो है वो इनको सैलरी देता है और ये कहता है कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जा रही है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो उनके जो अकाउंट्स हेड हैं, वो जो ग्रांट वाला हेड है वो अप्रोप्रिएट नहीं किया जाता है सैलरी में, जो उनकी पर्सनल इनकम का हेड होता है उससे सैलरी दे दी जाती है और बाकी सारे कामों के लिए ग्रांट को यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब दिल्ली में जो बड़ा स्कैम है, वो दिल्ली में बड़ा स्कैम ये है कि भैया जो प्राइवेट मस्जिदें हैं, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित नहीं होती हैं, जो प्राइवेट कमेटियों के द्वारा संचालित होती हैं, उनके इमामों को भी सैलरी दी जा रही है साहब। तो ये इमामों को सैलरी देने की प्रथा कई स्थानों पर है, लेकिन वो सब वक्फ बोर्ड के माध्यम से दी जाती है। इन्होंने नॉन वक्फ बोर्ड वाले इमामों को भी सैलरी दे रखी है। अब उसका हिसाब किताब मांग लिया गया। अब उसका हिसाब किताब देने में भाई थोड़ा तो जोर आएगा ही आएगा हमारे सर जी को। सर जी के सितारे थोड़े से गर्दिश में चल रहे हैं भाइयों। तो सर जी यदि उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे जी हम तो देखिए कितने सीधे साधे लोग हैं जी, लेकिन हम लोगों को जी देखिए कितना सताया जा रहा है जी। लेकिन जब से उनका शीश महल का कांड खुला है ना, तो उसमें जो साधारण जनता है वो भी अब उनके इन लच्छेदार भाषणों से, वक्तव्यों से कतई प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी कह देती है जनता भी आगे भाई देखिए जी आपने जैसा किया है वैसा ही तो भुगतेंगे जी, जैसी करनी वैसी भरनी जी। फिर वो जो लिकर स्कैम है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। अब सत्येंद्र जैन के जो परिवार वाले हैं वह अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं, उनको पूरी तरह से ये समाधान हो गया है कि सत्येंद्र जैन यदि नहीं छूट रहे हैं तो उसकी जड़ में भी सर जी हैं, और मनीष सिसोदिया के परिवार को भी यह पूरी तरह समाधान हो गया है कि यदि मनीष सिसोदिया नहीं छूट रहे हैं तो उसकी जड़ में भी सर जी हैं। अब नंबर आ गया है संजय सिंह का। हाँ जी, वही संजय सिंह जो सुल्तानपुर के सिनेमा हॉल से प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और उन्होंने अपने अलग तरह का कीर्तिमान स्थापित कर रखा है, जिसमें सुल्तानपुर के सिनेमा हॉल में वे क्या किया करते थे वो आप सबको पता है। मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हैं? क्योंकि उस ज़माने में सुल्तानपुर के सिनेमा हॉल में या कहीं के भी सिनेमा हॉल में जो उल्टी हरकत होती थी वो तो एक ही प्रकार की होती थी। संजय सिंह जी उसमें प्रसिद्धि पाए हुए हैं। तो भाई इनको कई लोग जो है वो देखिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन लोग उनको सुल्तानपुर का ब्लैकिया कहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ? लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से चरित्र हनन या मानहानि ना करें। उनके यहाँ भी साहब उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके यहाँ सबके यहाँ रेड पड़ गई है अब ईडी की, और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है उसके बारे में कि भाई तुम लोगों को क्या जानकारी है। तो अब आप जानते हैं कि ये सारे के सारे जो लेन देन के मामले हैं वो आरंभ तो जो निकटस्थ लोग होते हैं उनसे ही होते हैं। अभी एक पूछताछ जो है वो हमारे सर जी से भी हो चुकी है। सर जी के जो नज़दीकी लोग हैं और सर जी के खास लोग जो हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके चीफ सेक्रेटरी, सारे के सारे जो हैं वो उनकी भेद उनका खोले दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी, उन्होंने ये सोचा था कि भाई अब थोड़ा बहुत जो है वो ब्यूरोक्रेट हमसे डरेंगे और हो सकता है कि हमारे विरुद्ध ना जाए, हमारा भेद ना खोलें। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस और आ गया सर के ऊपर, और ऑर्डिनेंस तो छोड़िए, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इस ऑर्डिनेंस को सरकार दूसरे तरीके से भी पास करा सकती है। अगर ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बताऊं जो स्थिति है इस समय राजनीतिक स्थिति, और राजनीतिक स्थिति ये है कि कांग्रेस में अभी भी इसके ऊपर मंथन चल रहा है।
और जो दिल्ली कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं अजय माकन, वो खुलकर सामने आ गए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि किसी भी हालत में दिल्ली को केजरीवाल के यानी कि सड़ जी के जो तमाशे हैं उनका शिकार नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो थे वो शीला दीक्षित जी के समय पे भी थे। शीला दीक्षित जी ने कभी भी सेंटर से लड़ाई मोल नहीं ली, उन्हीं के अंतर्गत वे न केवल काम करती रहीं अपितु सब कहते हैं कि 15 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था वो बिल्कुल स्वर्णिम काल था दिल्ली का, जब उन्होंने दिल्ली का एक प्रकार से कायाकल्प कर दिया था और इसके लिए उन्होंने केंद्र से पूरा सहयोग स्थापित करते हुए ये काम किया था। तो अजय माकन खुल के विरोध में आ गए। अजय माकन के खुल के विरोध में आने के बाद और भी समस्या विकट हो गई जब अजय माकन ने डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति बनी थी दिल्ली के लिए और उन्होंने ही ये कहा था कि ये जो दिल्ली है ये देश की राजधानी है, इस पर किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए अपितु देश का अधिकार होना चाहिए, इसलिए यह सीधे केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। पहले यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर होता था और बाद में जाकर एक वहाँ पर जब वो MCD काउंसिल बन गई तो वहाँ पर एक मेयर होने लगा। बाद में 1991 में ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो लागू हुई, लेकिन वर्तमान व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही जब तक कि सड़ जी नहीं आ गए और सड़ जी ने झगड़े वाला मॉडल अपना लिया। उन्होंने देखा कि हम केंद्र सरकार से झगड़ा करते रहेंगे और लोगों को फ्री में पैसे बांटते रहेंगे, लोगों को फ्री बिजली देते रहेंगे, फ्री पानी देते रहेंगे, तो लोग जो है वो सारे हमसे जुड़े रहेंगे। लेकिन ये जो शीश महल आया उससे उनकी जो छवि थी, स्वयं की जो व्यक्तिगत छवि थी, वो बिखर गई। अब कांग्रेस यदि राज्यसभा में इनका साथ नहीं देती है तो इनकी नैया वैसे ही पार नहीं लगनी, भले ही दीदी कितना इनका साथ दे दें उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जहाँ तक बीजू जनता दल का और जहाँ तक YSR कांग्रेस पार्टी का यानी जगन की पार्टी का प्रश्न है, वे अभी इसमें शांत हैं। जब बात आ रही है विपक्ष के सहयोग की तो उसमें भी सीधे सीधे दो धड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और मान लीजिए इस समय 110 वोट बीजेपी के पास हैं, अभी 2 नॉमिनेशन वो और कर सकते हैं, उनके पास समय होता है। जब भी कोई भी सेशन आरंभ होता है उस सेशन आरंभ होने से 6 हफ्ते के भीतर उनको अपना अध्यादेश जो है वो दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि 112 के स्थान पर 118 के स्थान पर उनको 112 मत ही मिलते हैं, 6 मत और जो हैं वो नहीं जुटा पाते हैं, जिसकी संभावना नगण्य है। नगण्य इसके लिए है कि जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, आपकी मिज़ोरम में एक सीट है राज्यसभा की, मेघालय में एक सीट है राज्यसभा की, सिक्किम में एक सीट है राज्यसभा की। ये सारी जो राज्यसभा की ये जो छोटी छोटी सीटें हैं ये सब निश्चित मानिए कि इनका वोट जो है वो जाएगा तो सत्ताधारी पार्टी के साथ ही। तो 12 और 3 15 तो ये हो गए। अब बच गए 3, तो भैया 3 तो कहीं से भी आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। 3 मत जुटाने जो है वो कतई किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी, 2-3 तो इधर उधर के टूट टाट के ही आ जाएंगे। अब बात करें आपकी राज्यसभा की 110 सीटों की बात करें तो अभी जो 3 सीटें हैं वो राज्यसभा की जो शिवसेना वाली हैं उनसे भी मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 1% या 0.1%, ये 118 मत पूरे नहीं हुए
कुछ लोग एब्सटेन भी नहीं हुए तो भी यदि गिर भी गया राज्यसभा में तो सरकार के पास एक दूसरा तरीका और है, और वो ये है कि वो जॉइंट सेशन बुला सकती है, पार्लियामेंट को करे प्रोरोग और एक फिर जॉइंट सेशन बुला ले। जॉइंट सेशन में तो पूर्ण बहुमत है ही, यानी जॉइंट सेशन में 700 वोट चाहिए होते हैं। जॉइंट सेशन में 700 को 400 वोट से भी कम चाहिए होते हैं, गलत बोल गया मैं, 400 वोट चाहिए होते हैं, और भाजपा के अकेले के पास 400 से ज़्यादा वोट है, बाकी और साथियों की तो बात ही नहीं कर रहे। तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, ये तो टूट कर रहेगा, और बाकी साथ में जो और समस्याएं हैं सड़जी की तो वो तो बढ़ती ही जाएंगी। तो सड़जी, आप अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए मेरा आपको परामर्श ये है कि आप पूरी तरह से जाकर किसी संत बाबा का, किसी का जाके आप वहाँ पर कुछ करो, कुछ धर्मादा करो, बागेश्वर धाम महाराज के पास जाओ, कोई उपाय करो, कोई तंत्र करो, कोई मंत्र करो, उसी से आपकी समस्या हो सकती है। पूरी तरह से भगवान के आश्रित हो, भगवत भजन करो, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद करो, इससे कुछ हो सकता है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपका बैंड बजना निश्चित है, और वो भी बैंड कैसे बजेगा? बैंड बाजा बारात के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।